नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इसे देश के युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला लाखों विद्यार्थियों की मेहनत, प्रतिभा और भविष्य को सुरक्षित रखने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सीएम धामी ने विश्वास जताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पेपर लीक मामलों का जल्द निपटारा होगा और दोषियों को समयबद्ध तरीके से कठोर सजा भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नई दिल्ली में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की है। आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साथी सांसदों के साथ डॉक्टर निशंक के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और विभिन्न विषयों पर अनौपचारिक बातचीत भी की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में नीट को नेट कहने के बयान के बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सोशल मीडिया के जरिए माफी मांगा है। महेंद्र भट्ट ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मीडिया से बातचीत के दौरान उनके मुंह से गलती से नीट की जगह नेट निकल गया था, जिसके लिए वो क्षमा प्रार्थी है। उन्होंने उन लोगों का धन्यवाद भी किया जिन्होंने उनकी गलती को सही करते हुए जानकारी लोगों तक पहुंचाई। साथ ही उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि पूरी रात मेहनत करने वाले सभी मित्रों का धन्यवाद बनता है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर अब देश भर में राजनीतिक बहस जारी है। ऐसे समय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान और उसके बाद आई सफाई चर्चा का विषय बनी हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिभा सिंह ने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे का हल्द्वानी दौरा तय हो चुका है। उनके विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी जल्द जारी की जाएगी। वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहले ही संकेत दे चुकी है कि चुनाव नजदीक आने के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दौरे लगातार बढ़ेंगे। इससे पहले शैलजा कुमाऊं और गढ़वाल का दौरा कर चुकी हैं, जबकि राहुल गांधी ने देहरादून में युवाओं से संवाद किया था। कांग्रेस का कहना है कि शीर्ष नेताओं के दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ रहा है और पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस तरीके से टेक्निकल यूनिवर्सिटी का भी जो पेपर लीक हुआ है और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य ये जो पेपर लीक माफिया कर रहे हैं और सरकार खामोश बैठी है। आपने देखा जब पटवारी पेपर लीक हुआ उस वक्त भी जो है लोग बच्चों में बड़ा आक्रोश था। हाकम सिंह जो कि जिन्हें हाईकोर्ट से इसलिए जमानत मिल जाती है क्योंकि सरकार पैरवी कमजोर करने का कार्य करती है। तो सख्त नकल विरोधी कानून सिर्फ महज जो है कागजों में नजर आ रहा है भाजपा का, क्योंकि धरातल पर उसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यही वजह है कि जो नकल माफिया हैं वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आपको बता दें, देहरादून स्थित वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड विश्वविद्यालय में परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आया है। आपको बता दें, विश्वविद्यालय ने पेपर लीक की आशंका के बाद 2 परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, जिससे विश्वविद्यालय से 12 इंजीनियरिंग संस्थानों के हजारों छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। आपको बता दें, कुलपति को परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जांच समिति गठित की गई। समिति की रिपोर्ट में प्रोफेसर स्तर से पेपर लीक की शुरुआत होने की बात सामने आई है। आपको बता दें, आरोपी सहायक प्रोफेसर जो देहरादून के
शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कार्यरत हैं, उन पर 7 साल तक परीक्षा संबंधी कार्यों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आपको बता दें, देहरादून में यूटीयू में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से 2 परीक्षाएं जो है वो रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें, 12 इंजीनियरिंग संस्थानों के छात्रों पर इस परीक्षाओं के रद्द होने से असर पड़ा है। इसके साथ ही जो आरोपी है यानी जो सहायक प्रोफेसर है, उन पे आरोप सिद्ध किया गया है और इसी की वजह से उन्हें 7 साल की उनके कार्यभार पर रोक लगा दी गई है। जांच में प्रोफेसर स्तर से और भी कई पुष्टि जो है वो सामने आए हैं। तो देहरादून के शिवालिक कॉलेज से ये पूरा मामला जो है वो जुड़ा हुआ है, जिसमें पेपर लीक की आशंका के चलते 2 परीक्षाएं जो है वो रद्द कर दी गई हैं, जिससे 12 इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों पर असर जो है वो देखने को मिला है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रामनगर में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, लखनपुर चौक पर जुटे लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और युवाओं के समर्थन में आवाज को बुलंद किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। आपको बता दें, समिति के सदस्य सरस्वती जोशी ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर और संसद मार्च के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर बल का प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है। समिति ने युवाओं की मांगों पर सरकार से संवाद करने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और दिल्ली की घटना की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि युवाओं के मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। तो ये रामनगर का पूरा मामला है, जहां नीट प्रदर्शन के समर्थन में ये विरोध जो है वो देखने को मिला। लाठीचार्ज के खिलाफ सड़क पर कई लोग जो है उतरे। संयुक्त संघर्ष समिति के जो लोग हैं वो केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए। युवाओं के अधिकार और शिक्षा सुधार की मांग उन्होंने रखी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अगर इन मांगों को नहीं मांगा गया तो उनकी तरफ से जो विरोध है और भी तेज किया जाएगा, आंदोलन जो है वो तेज किया जाएगा। मेरा नाम सरस्वती जोशी है। जो हम विरोध कर रहे हैं, अभी काफ़ी लंबे समय से जंतर मंतर पे शांतिपूर्वक 9 युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया था। सोहन बांगचुंग जो थे वो अनशन पे बैठे हुए थे और उन्हें वहाँ से उठा लिया गया। उसके बाद उन्होंने 20 तारीख को संसद मार्च का रखा हुआ था और वो 9 युवा लोग अपने आराम से अपनी रैली निकाल रहे थे और पुलिस की इतनी बर्बरता से उन लोगों के साथ लाठीचार्ज हुआ। कई लोगों के सर फूट गए, कई महिलाओं को वहाँ पे पीटा गया और आज हम रामनगर में उनका विरोध कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जो आज की जो सरकार है, ये कैसी सरकार है? अगर इनको इतना जनता से क्यों डर लगता है, ये क्यों पुलिस प्रशासन को आगे करती है? और जो नवयुवक लोग हैं जिनको ये पीट रहे हैं, हम घोर निंदा करते हैं और हम रामनगर से ये आह्वान करते हैं, अगर आज के बाद आपने इन नवयुवकों पे इस तरह का लाठीचार्ज किया, हम रामनगर की पूरी जनता और भी आक्रोश से धरना प्रदर्शन करेंगी और मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान से कहते हैं कि अपनी इस्तीफा दो। अगर आप लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, शिक्षा नहीं दे सकते, स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं देते, तो अपने जो पद पे बैठे आप इससे इस्तीफा दें। अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे, हम इससे भी ज्यादा यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। कर लेते अगली खबर की। देहरादून में डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम और जिला स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त अभियान शुरू कर दिया है। आपको बता दें, नगर निगम शहर के सभी 100 वार्डों में फॉगिंग के साथ ही एंटी लार्वा रसायन का छिड़काव किया जा रहा है और जल भराव वाले स्थानों को भी चिन्हित किया जा रहा है। आपको बता दें, मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि डेंगू के लार्वा को जड़ से खत्म करने पर विशेष जोर दिया गया। वहीं सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि आशा कार्यकर्ता और डेंगू वॉलंटियर संभावित क्षेत्रों की पहचान कर रहे हैं। सभी अस्पतालों को मॉनसूनी बीमारियों के मामलों को तुरंत पोर्टल पर अपडेट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें, देहरादून में डेंगू के खिलाफ संयुक्त अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। 100 वार्डों में फॉगिंग की जा रही है। आशा कार्यकर्ता और वॉलंटियर जो है इस पर पूरी तरह से निगरानी रख रहे हैं। अस्पतालों को IHIP पोर्टल पर रिपोर्टिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जो डेंगू की समस्या अभी तो लगातार बारिश हो रही है, तो जब लगातार बारिश हो रही है उस समय तो मच्छर उसमें नहीं पनप पाता है, लेकिन जब जैसे बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद धूप निकलेगी
थोड़ा गर्मी अगर होती है तो उसके बाद 2-3 दिन बाद ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अभी तो जो बारिश में जो हो रहा है कि जल भराव हो रहा है, नगर निगम उसको देख रहा है कि जल भराव ना हो, उस तरह की चीज़ें ना हो, गंदगी इकट्ठा ना हो, नगर निगम देख ही रहा है। उसके बाद भी जो है हम नगर निगम के साथ में समन्वय बनाते हुए इस चीज़ को देखेंगे कि भाई बारिश बंद होने के बाद भी कहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रही है, और उसके बाद अगर मौसम परिवर्तन होता है, गर्मी होती है, तो निश्चित रूप से जो डेंगू का मच्छर है वो पनप सकता है। तो उसमें हम नगर निगम, जैसे हमारी आशाएं फील्ड में जा रही हैं, हमारे डेंगू वॉलंटियर्स फील्ड में जा रहे हैं, तो वहाँ जहाँ जहाँ भी वो ऐसा कहीं देखेंगे नगर निगम को अवगत कराएंगे, नगर के सुपरवाइजरों को अवगत कराते हैं, और फिर नगर निगम सुपरवाइजर के माध्यम से वहाँ लार्विसाइडल दवाई का स्प्रे और फॉगिंग के जो कार्य है वो नगर निगम के माध्यम से हम करवाते हैं। बाकी घरों के अंदर सर्वे हमारी आशा और जो डेंगू वॉलंटियर्स हैं वो करते हैं। बाहर कहीं वाटर लॉगिंग होती है तो उसको नगर निगम को सूचित करते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारे द्वारा की जाएगी। लगातार जो हमारा IHIP पोर्टल है, जो कि मानसून में आप देखते हैं कई तरह की जलजनित बीमारियाँ हो जाती हैं, उस पर IHIP पोर्टल के थ्रू हमारे सरकारी अस्पताल भी जुड़े हुए हैं, हमारे प्राइवेट अस्पताल भी जुड़े हुए हैं। तो वो डायरिया के, डिसेंट्री के, टाइफाइड के केसों की रिपोर्टिंग उसके थ्रू करते हैं। तो कहीं भी इस तरह के केसेस अगर बढ़ते हैं तो हमारी टीम, जो सर्वेलेंस टीम है, IDSP की हमारी टीम है, वो वहाँ जाती है, सर्वे करती है, उसके कारणों का पता लगाती है कि अगर ये ऐसा क्यों है, और कोई कारण अगर हमसे संबंधित होता है, नगर निगम संबंधित होता है, तो या किसी भी भाग संबंधित होता है तो उसको हम कम्युनिकेट करके और उसमें जो कार्रवाई वो करवाते हैं। तो लगातार हम मॉनिटरिंग मानसून से जो होने वाली बीमारियां हैं, मानसून के खतरे, उसको लेकर कर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत पटेल नगर क्षेत्र में कैफे के बाहर हुई फायरिंग की घटना का खुलासा किया। आपको बता दें, SSP के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई 32 बोर की पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही। ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस आपराधिक घटनाओं में शामिल होने पर शिकंजा कस रही है और उन्हें कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश में 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन पर काम करने के दौरान लाइनमैन प्रदीप कश्यप की करंट लगने से मौत ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, परिजनों का आरोप है कि जिस पोल पर प्रदीप काम कर रहे थे वहां 2 फीडर थे, लेकिन विभाग ने केवल एक का शटडाउन लिया और दूसरा चालू छोड़ दिया। करंट लगने के बाद प्रदीप करीब 25 मिनट तक पोल पर फंसे रहे। बाद में फायर सर्विस ने उन्हें नीचे उतारा। मृतक के पिता ने इसे हादसा नहीं बल्कि विभागीय लापरवाही से हुई हत्या बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मेरा बेटा अच्छा वाला खाना खा पी करके 10:30 बजे मुझसे राम सलाम करके कमरे पे गया अपने पर। उसके पास 11:15 बजे फोन आता है कि लाइन भस्ट हो चुकी है, आपको वहां पर उसका ट्रीटमेंट जो भी होता है करने चलना है। तो जाहिर सी बात है, अकेला तो गया नहीं वो बंदा, पूरी टीम गई होगी साथ में। और जब टीम गई है तो सिट डाउन लेने के बाद ही तो आप कर्मचारी को चढ़ाओगे लाइन पे। जब सिट डाउन नहीं लिया तो चढ़ाया क्यों? और अगर सिट डाउन नहीं लिया है तो चढ़ाया क्यों? और अगर सिट डाउन लिया है तो करंट कैसे आया? और छोटी मोटी झड़प होती है आदमी, 2 बार पहले भी हादसा हो चुका है, 2022 में और 2020 में। वो हमने 2 बार संभाल लिया, हाथ जोड़ के माफी मांगी इन्होंने, हमने झेल लिया। बेटे का इलाज भी कराया, 7-8 लाख रुपए खर्च करके मैंने इलाज कराया, ट्रीटमेंट। उसके बाद जब अब ये हादसा हुआ तो ये साजिश हादसा नहीं है, तीसरी बार मर्डर हुआ है, साजिश सोची समझी है। ड्यूटी पे नहीं थे, डे ड्यूटी थी उनकी, नाइट ड्यूटी इमरजेंसी होती है। कोई नाइट में अगर इमरजेंसी फॉल्ट आता है तो पूरी टीम जाती है उसके साथ। 33,000 kV से फॉल्ट हुआ था जेजी क्लास सामने, तब भी मेरा ही बेटा था यही। अब रुक कर लेते अगली खबर की। देहरादून कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने नीट और भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की समस्याओं और उनकी चिंताओं का समाधान करने के बजाय विपक्ष को निशाना बनाने में लगी हुई है। धस्माना ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार को गंभीर कदम उठाने चाहिए। नीट और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर देश के कई हिस्सों में छात्रों और संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्ष लगातार सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है।
देश के प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री की जवाबदेही है, केंद्र सरकार की जवाबदेही है। केंद्र सरकार नीट पेपर लीक के जो सबसे बड़े गुनाहगार हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा नहीं ले रही है। पूरे देश का छात्र आक्रोशित है, नौजवान आक्रोशित है। छात्रों पर, नौजवानों पर, छोटी छोटी बच्चियों पर जिस प्रकार से बर्बर लाठीचार्ज हुआ, राहुल गांधी उसके खिलाफ बैठे थे, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राहुल गांधी तो देश की सरकार से जवाब नहीं मांगेंगे तो किससे जवाब मांगेंगे? देश की सरकार से जवाब, हमसे क्या जवाब मांगने आ रहे हैं महेंद्र भट्ट? अरे राहुल गांधी बैठे क्योंकि वो देश के शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो छाया प्रधानमंत्री हैं, नेता विपक्ष हैं। उनका फर्ज है कि देश के नौजवान, देश के छात्र अगर आक्रोशित हैं तो वो उनके आक्रोश को आवाज दें, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, इसलिए प्रधानमंत्री के यहाँ बैठे जाकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री खामोश है। छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री इतने बड़े मुद्दे पर, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा नौजवानों ने आत्महत्या कर ली, उस पे प्रधानमंत्री अगर खामोश है तो राहुल गांधी का बैठना वाजिब है। लेकिन महेंद्र भट्ट यहाँ आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? अंकिता भंडारी के मामले में क्यों नहीं बोले? तमाम प्रदेश के। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में नाबालिग छात्रा के साथ गलत व्यवहार की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक प्राइवेट स्कूल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ सिटी स्वप्निल मुआल ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और संबंधित लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना के बाद स्कूल और आसपास के क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जानकारी को जांच में सहयोग के लिए साझा करें। 20 को कोतवाली प्रेमनगर को एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें प्रार्थी द्वारा बताया गया कि उनका जो नाबालिग बेटा है, जिसकी उम्र करीबन 15 साल है, वो जिस निजी स्कूल में पढ़ता है, वहाँ के प्रबंधक द्वारा उसके साथ गलत हरकत की गई। सूचना मिलते ही हमारी टीम सतर्क हुई और एविडेंस इकट्ठे किए गए, जिसके आधार पर पॉक्सो की धारा 5F, 6, 7 और 8 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के आवास पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली एक नर्स ने आत्महत्या की कोशिश की। घटना के बाद नर्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मामले की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेता ज्योति रतौला ने अस्पताल पहुंची और नर्स का हालचाल जाना। उन्होंने घटना को गंभीर बताते हुए उचित जांच और कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस मामले में पूरी जानकारी सामने आना बाकी है। संबंधित अधिकारियों की ओर से घटना के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद अब राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाए। साल चल रही है, हम सीनियरिटी चाहते हैं कि हमारा बस सीनियरिटी वर्ष बार हो, बस हम इसलिए गए थे और उन्होंने मना कर दिया। वो एग्जाम के चक्कर में, हम है 14 के पास आउट, पहले उन्होंने सीनियरिटी करा, या तो पहले भी ना करते है ना। अब हम एग्जाम के फेवर में नहीं है, ठीक है ना। इतने साल से हम काम कर करके थक गए हैं। अब वो एकदम से जूनियर को बोल रहे हैं तुम एग्जाम दो, निकालो। जूनियर तो निकाल देंगे, हमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। और अब स्वास्थ्य मंत्री के पास हम गए, हमने उनसे बात रखी। पहले हमने उनसे बात ही रखी थी, उन्होंने कहा तुम कुछ भी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा ही नहीं सीनियरिटी, तुम्हें जो करना तुम, मुझे नहीं फर्क पड़ता। उसके बाद पता नहीं, मेरी बहन को शायद, अब उसके छोटे छोटे 2 बच्चे, उसको समझ नहीं आया क्या करना है। मुझे नहीं समझ आया वो कहाँ से लाई, क्या लाई, कब पिया, मुझे कुछ पता नहीं चला। बस उसने, हम बहुत लोग थे, 50, 60, 100 लोग से ऊपर ही होंगे कम से कम। और लड़कियां, मेरे को नहीं पता, मैं उस समय थोड़ा मेरे को समझ नहीं आया। बाहर थे हमने उस समय मिले, पहले तो उन्होंने हमारा, परसों भी हम गए, वो वहाँ मिले नहीं। कल भी हमने वेट किया, नहीं मिले। कल हम सीएम आवास में भी गए थे, वहाँ भी उन्होंने हमें भगा दिया वहाँ से। उसके बाद आज हम सुबह से जा रखे हैं 8 बजे के, 1 बजे उन्होंने हमें टाइम दिया मिलने का, हमने बात करी, हमें तो बात ही नहीं करने दिया, अंदर बुलाया ही नहीं उन्होंने। जो लोग गए उनसे बोला उन्होंने कि नहीं मैं पेपर ही करवाऊंगा, ठीक है। फिर उसको समझ में नहीं आया, शायद होती है सबकी अपनी अपनी परिस्थिति, वो परेशान। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।
है।